वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज हम बात करने वाले हैं आपके इकोनॉमिक्स का एक काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर डेवलपमेंट। बोर्ड के पर्सपेक्टिव से अगर मैं देखूं तो ये चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज का हमारा एजेंडा है कि हम बात करेंगे इन सारे टॉपिक्स पे। इन सारे टॉपिक्स को हम आज कवर करेंगे। सबसे पहला अगर आप देख रहे हो तो हमने यहाँ पे बात किया है डेफिनेशन ऑफ डेवलपमेंट का। इसके बाद हम लोग बात करेंगे जब डिफाइन करेंगे डेवलपमेंट को तो हम देखेंगे कि वहाँ पे ये काफ़ी ज़्यादा अर्जेंट हो जाता है कि हम डिफाइन करें डेवलपमेंटल गोल्स को। अब डेवलपमेंटल गोल्स जो रहेंगे कनेक्टेड रहेंगे हमारे दो एस्पेक्ट से, इंडिविजुअल और कलेक्टिव। तो इन दोनों के बारे में हम लोग बात करेंगे। इसके बाद डेवलपमेंटल गोल को अगर हम डिवाइड करें तो बेसिकली ये हमें दो पार्ट्स में आ सकता है, पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव की बात करें तो वैसे गोल्स जो कि हमारे साथ साथ, अगर मैं अपना इंडिविजुअल गोल की बात करूं तो हमारे साथ साथ जो हमारे नेबर्स हैं, सोसाइटी हैं, उन लोगों को भी एक पॉजिटिव इम्पैक्ट देगा, ये पॉजिटिव अफेक्ट देगा उस पर। इसके साथ साथ अगर हम नेगेटिव बात करें तो ये कॉन्फ्लिक्ट और इशू कभी कभी क्रिएट करता है। मेरा डेवलपमेंटल गोल अलग हो सकता है और जिसके चलते, मेरे अपने गोल के चलते हो सकता है कि आपका अपना जो गोल हो जाए वो अफेक्ट हो जाए, इम्पैक्टेड हो जाए। तो ऐसे केस में हम यहाँ पे देख रहे हो तो डेवलपमेंटल गोल्स के कुछ नेगेटिव इफेक्ट्स भी हैं जिनको हम यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट्स और इश्यूज के फॉर्म में पढ़ेंगे। इसके बाद हम बात करेंगे वर्ल्ड के कैसे जो भी कंट्रीज हैं उनका हम लोग डेवलपमेंट का जो चार्ट बनाएंगे, रैंकिंग बनाएंगे, वो किस बेसिस पे बनाएंगे, और अगर उनके बीच में अगर हम एक कंपैरिजन करने की कोशिश करेंगे तो उनके बेसिस क्या क्या रहेंगे, कौन कौन से एस्पेक्ट्स होंगे जिसके बेसिस पे हम ये कहेंगे कि वहाँ पे डेवलपमेंट हो रहा है और वो कंट्री हमारे डेवलपमेंट के बेसिस पे सबसे टॉप मोस्ट कंट्रीज की लिस्ट में आते हैं। ठीक है, अब इससे पहले हम बात करेंगे डेवलपमेंट के पैरामीटर्स। सो डेवलपमेंट के हमारे दो बेसिक पैरामीटर्स रहेंगे, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव। क्वालिटेटिव अगर बात करें तो हम बेसिकली यहाँ पे स्ट्रेस करेंगे जो हमारा क्वालिटी ऑफ लाइफ को इनहांस करेगा। क्वांटिटेटिव भी हमारे लाइफ को इनहांस करेगा बट नॉट डायरेक्टली। बेसिकली हियर वी विल बी वेरी मच मोर कंसंट्रेटेड विथ मनी, राइट? सो इनकम, आवर पर कैपिटा इनकम, ऑल विल कम विद इन दिस क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट्स। तो ये सारे पॉइंट्स आज हम कवर करेंगे एक एक करके। तो सबसे पहला मैंने बात किया था कि हम लोग बात करेंगे डेवलपमेंटल गोल्स के बारे में और डेवलपमेंट को भी हम डिफाइन करेंगे। तो अगर हम बात करें इस स्टेटमेंट की तो आप देख रहे हो डेवलपमेंट इज ए कंप्रिहेंसिव टर्म। इट्स नॉट लाइक अ टर्म विच विल डिवाइड और क्रिएट अ डिवीजन फॉर द सोसाइटी वेयर वी कैन से quantitative and qualitative aspects will be different. But here whenever we are going to define development, we always have to remember we are going to keep both qualitative as well as quantitative aspects together, right? So that is the reason why we had called such type of development as comprehensive, right? So development is a comprehensive term which includes increase in real per capita income, जो कि quantitative aspects बताएगा। दूसरा चीज रहेगा improvement in our living standard of people, रिडक्शन इन पॉवर्टी, इलिटरेसी एंड क्राइम। ये सारे जो पॉइंट्स आप देख रहे हैं ये हमें बता रहे हैं क्वालिटी ऑफ लाइफ। ये सब सारे जो टर्म्स मैंने यूज किया है कि इंप्रूवमेंट इन लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ पीपल, रिडक्शन इन पॉवर्टी, इलिटरेसी एंड क्राइम रेट, ये सारे हमें बताते हैं क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ डेवलपमेंट। इन सब को हमें बिल्कुल इंक्लूड करना पड़ेगा जब हम डिफाइन करेंगे डेवलपमेंट को। साथ साथ हमें क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट्स को भी डिफाइन करना पड़ेगा कि हमारे लिए, आपको पता है कि मनी भी उतना ही अहमियत रखता है आजकल। सो मनी, वेल्थ, प्रोस्पेरिटी, ये सारे जो कंटेंट हैं ये हमारे क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट्स को दिखाएंगे। और अगर इन्हीं क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स को अगर हम कंप्रिहेंसिव फॉर्म में देखेंगे तो ये आपको देगा डेफिनेशन डेवलपमेंट का, राइट? तो आपने यहाँ पे देखा एक छोटा सा सिंपलेस्ट डेफिनेशन डेवलपमेंट का। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। सबसे पहली बात मैंने बताया था, जब हम देख रहे थे डेवलपमेंटल गोल्स, पर्सन टू पर्सन डेवलपमेंटल गोल्स विल वैरी। मेरा डेवलपमेंटल गोल्स इंडिविजुअल लेवल पे कुछ और रहेगा और टाइम टू टाइम ये भी वैरी करेगा। जब मैं छोटा बच्चा था, जब मैं क्लास 10th में था, जब मैंने ग्रेजुएशन कर लिया, बीटेक कर लिया, उसके बाद जब मैं कुछ और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहा था, तो हर एक टाइम टू टाइम आप देखे होंगे कि अपना जो डेवलपमेंटल गोल्स रहता है वो चेंज होता है, राइट? तो ऐसे केसेस में हम क्या देखेंगे, इट इज वेरी मच डिफिकल्ट फॉर अस टू डिफाइन develop what should be our developmental goals. So it depends upon time, it depends upon person, it depends upon a space also, right?
So it is important to note that different persons can have different developmental goals. Person to person, the developmental goals will vary, it will change, and development or progress does not mean the same thing for every individual. Each individual has his own idea of development. मैंने बोला ना कि हर एक पर्सन के लिए डेवलपमेंट का मीनिंग अलग होगा, उनका जो डेवलपमेंट का थीम होगा, उनका जो अपना एम होगा, एस्पिरेशन होगा, नीड होगा, वो अलग होगा, ठीक है ना। और वो भी टाइम टू टाइम उनके लाइफ में वैरी करेगा, चेंज करेगा, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल, डेवलपमेंट फॉर फार्मर माइट बी इंप्रूवमेंट इन इरिगेशन फैसिलिटीज, फॉर एन अनएम्प्लॉयड यूथ इट में मीन एम्प्लॉयमेंट एंड अपॉर्चुनिटीज। क्या देख रहे हो, अगर हम फार्मर्स का एक एग्जांपल है यहाँ पे, तो इनका डेवलपमेंटल गोल्स अगर आप कंपेयर कर रहे हैं एक अनएम्प्लॉयड यूथ से, तो आप देख सकते हैं कि दोनों का डेवलपमेंटल गोल में आसमान जमीन का अंतर है। चलिए देखते हैं फार्मर की अगर आप बात करते हैं, खासकर इंडिया में जहां पे हमारे पास इरिगेशन आज भी एक बहुत ही बड़ा मुद्दा है, तो फार्मर्स के लिए ये एक बहुत ही एसेंशियल डिजायर हो जाता है, एस्पिरेशन हो जाता है कि उनको टाइमली इरिगेशन फैसिलिटी मिल जाए, या फिर प्रॉपर तरीके से प्रॉपर टाइम पे हमारे पास बारिश हो जाए, मानसून आ जाए, ठीक है ना। और अगर हम वहीं पे बात करते हैं अनएम्प्लॉयड यूथ का, उनके पास स्किल्स है, वो एजुकेटेड है, राइट, फिर भी उनके पास अगर जॉब नहीं है, विच मींस व्हाट शुड बी देयर अटमोस्ट डिजायर, एस्पिरेशन। यहाँ पे आपको पता चलेगा कि उनका डेवलपमेंटल गोल कुछ और रहेगा, वो फार्मर्स के जैसा नहीं होने वाला। और वो डेवलपमेंटल गोल क्या है? एम्प्लॉयमेंट एंड अपॉर्चुनिटीज, राइट। फ्यू मोर एग्जांपल्स हियर वी कैन सी, राइट। यहाँ पे हम लोग कुछ एक एग्जांपल लेंगे विथ विच वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाई डिफरेंट गोल्स आर देयर फॉर डिफरेंट पीपल्स, राइट, एंड how do these vary according to the need of the people and society, right? So why different goals? It is very common question, like why different goals, right? So different people have different goals for development because their aspirations, desires, needs as well as their life situations differs from other, right? Even in their own life at different time they will have different aspiration, need, right? So here you can say time to time aspiration can change, person to person aspiration can change, place to place also aspiration can change। वही इन्हीं सब बातों को हम ध्यान में रखते हुए कुछ एक एग्जांपल लेंगे with which we will try to understand why different goals are there within our society, right? So people have different developmental goals because people come from different backgrounds, very important, right? क्योंकि उनका बैकग्राउंड अलग अलग है। कोई अगर फार्मिंग बैकग्राउंड से आ रहे हैं, प्राइमरी बैकग्राउंड से आ रहे हैं, तो उनका डेवलपमेंटल गोल अलग रहेगा। कोई अगर रिच फैमिली से आ रहे हैं तो उनका बैकग्राउंड अलग रहेगा, और कोई अगर लाइक मान लीजिए कि दूसरी कम्युनिटी से आ रहे हैं तो उनका रिलीजियस बैकग्राउंड अलग है, तो उसके चलते उनका डेवलपमेंटल गोल भी कुछ और होगा। तो इसी तरीके से सोसाइटी में जितनी भी आप डाइवर्सिटी देख सकते हैं, ये डिसाइड करते हैं उनके बैकग्राउंड्स, और ये बैकग्राउंड्स अगर अलग अलग हैं, विच मीन्स व्हाट दे ऑल विल हैव देयर डिफरेंट developmental goals there, right? Correct? So people set their goals according to the changing circumstances and the prevailing situation। जो उनका circumstance, जो situation है, वो किस हिसाब से आगे बढ़ रहा है, उसके हिसाब से उनका need, उनका aspiration, उनका desired ये define होगा, और उसी के according आप देखेंगे उनका goal भी decide होगा। तो आप देख सकते हैं कि changing circumstances and prevailing situations also are very important in deciding the reasons behind different developmental goals, right? People may change the goal with the change in situation which could be contradictory to previous goal। मैंने बताया था ना, मैं अपने पर्सनल लाइफ में अगर बात करूं, जब मैं छोटा बच्चा था, जब मैं क्लास 10 में पढ़ता था, तो मेरा एक सिंपल गोल था कि भाई मैं अच्छे मार्क्स से मैट्रिकुलेशन करूं। उसके बाद जब मैं 12th में आया तो फिर मैंने सोचा कि अब यहाँ पे भी एक मेरा दूसरा गोल होना चाहिए, और वो गोल था कि बोर्ड भी अच्छा जाए 12th का, और साथ साथ हमारा कॉम्पिटेटिव एग्जाम है जो जेई हुआ करता था उस टाइम, हमारे पास AIEEE हुआ करता था, IIT का अलग से एग्जाम हुआ करता था, उसमें हमारा स्कोर अच्छा रहे, ठीक है ना। अब हम जब कॉलेज आ गए तो हमारा एस्पिरेशन वहां पे चेंज हो गया, ठीक है ना। अब आप देख रहे हो टाइम टू टाइम जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं अपने लाइफ में, उस हिसाब से रिस्पॉन्सिबिलिटी, नीड, एस्पिरेशन सब चीज चेंज हो जाती है, और इसीलिए हमें यह समझना बहुत जरूरी हो जाता है कि व्हेन सर्कमस्टांसेस चेंजेस, our needs and aspirations also change accordingly, right? So वही पॉइंट हमने यहाँ पे हाईलाइट किया है। People may change the goal with the change in situation which could be contradictory to previous goal। अब जो पहले मेरा जो गोल हुआ करता था, अब मैं उसको पा चुका हूं, अब उसकी जरूरत नहीं है, अब हम आगे बढ़ चुके हैं, तो टाइम के हिसाब से अपने ही लाइफ में, इंडिविजुअल लाइफ में
हमारे लिए एक अलग डेवलपमेंटल गोल डिसाइड करना पड़ेगा और उसे फिर हम अचीव करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अगर हम बात करें कुछ एक एग्जांपल्स का जो कि हमें बताएंगे कि कैसे एक ही सोसाइटी में, एक ही घर में अलग अलग लोगों का अलग अलग डिफरेंटल गोल्स होता है। सोसाइटी की भी अगर हम बात करें तो वहां पे देखेंगे हर एक तबके के लोग रह रहे हैं, प्राइमरी सेक्टर के लोग हैं, सेकेंडरी सेक्टर के लोग हैं, टर्सरी सेक्टर के लोग हैं, और सबका एस्पिरेशन अलग है। सो विद दीज एग्जांपल्स वी विल ट्राई टू कवर अप सम ऑफ दीज डेवलपमेंटल गोल्स। द डेवलपमेंट, पहला अगर हम बात करें, द डेवलपमेंट गोल फॉर अ फार्मर, हम लोग यहां पे बात करें फार्मर्स का, समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है ना। तो पहला एग्जांपल हमने लिया फार्मर्स का, हु इज ओनली डिपेंडेंट ऑन रेन फॉर ग्रोइंग क्रॉप वुड बी अ गुड एंड सफिशिएंट मानसून सीजन सो दैट हिज क्रॉप्स गेट द रिक्वायर्ड इरिगेशन एंड ही कैन बेनिफिट विद द गुड प्रोड्यूस। विच मीन्स व्हाट, हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं भारत के एक ऐसे किसान का जिनको ये पता है कि उनको इरिगेशन तभी मिल पाएगा अच्छे तरीके से जब उनके एरिया में एक प्रॉपर टाइम पे अच्छा बारिश होगा। और समझ सकते हैं ये उनका हर साल का क्या छोड़ दीजिए, हर एक क्रॉप्स के बेसिस पे उनका ये कॉमन एस्पिरेशन और डिजायर है। आप अगर पैडी का कल्टीवेशन करने जा रहे हो समर रेनी सीजन में, तो वहां पे आपका अटमोस्ट डिजायर होगा कि भाई टाइमली हमें पानी मिल जाए, इरिगेशन फैसिलिटी मिल जाए, प्रॉपर तरीके का मानसून रह जाए उस साल। बट सेम टाइम अगर आप पैडी के बाद अगर विंटर सीजन में जा रहे हो और वहां पे अगर आप देख रहे हो कि हमें वीट का कल्टीवेशन करना, गेहूं को कल्टीवेशन करना, अब यहां पे अब फिर देखोगे कि उनका एस्पिरेशन चेंज हो गया। वो चेंज कैसे हो गया, क्रॉप पैटर्न के हिसाब से पैडी को ज्यादा पानी चाहिए था, अब वीट को कम पानी चाहिए, तो वो यहां पे वो विश करेंगे कि उन्हें रेनफॉल ना देखने को मिले। फॉर व्हाट, फॉर पैडी, फॉर वीट कल्टीवेशन। तो आप देख रहे हो इंडिविजुअल लेवल पे कि एक फार्मर्स का नीड चेंज हो रहा है टाइम टू टाइम। और बेसिकली अगर फार्मर्स का देखें इन जनरल तो उनका सबसे बड़ा एक मुद्दा है कि उनको सभी फार्मर्स को प्रॉपर टाइम पे इरिगेशन फैसिलिटी उपलब्ध नहीं हो पा रहा। तो उनका एक कॉमन गोल हो गया। हमने देखा इंडिविजुअल लेवल पे भी और इन जनरल में भी कैसे हमारा डेवलपमेंटल गोल चेंज होता है। ठीक है, अगर हम आगे बढ़े, डेवलपमेंट गोल्स ऑफ अ स्टूडेंट, अब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं स्टूडेंट का। अभी हमने देखा है कैसे फार्मर्स का डेवलपमेंटल गोल डिसाइड होता है, अब हम बात कर रहे हैं उसी सोसाइटी से एक स्टूडेंट का डेवलपमेंटल गोल। तो डेवलपमेंटल गोल्स ऑफ ए स्टूडेंट मे बी टू गेट अ गुड एंड हायर एजुकेशन, to gather all the information regarding further study, to clear all the competitive exams etc। आप देख सकते हैं कि कैसे एक स्टूडेंट का नीड, एस्पिरेशन, जो उनका डिजायर है वो डिफाइन किया जाता है। और यहां पे आपने देखा कि these are just nothing but developmental goals, these can be the developmental goals for a any student, right? ठीक है, अब हम लोग बात कर रहे हैं डेवलपमेंटल गोल्स ऑफ ए रूरल गर्ल। चलिए इनके बारे में देख लेते हैं। ठीक है, What are the developmental goals of a rural girl? यहां से एमसीक्यू में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आप इस बात पे थोड़ा सा ध्यान देंगे। इन्होंने एक स्टेटमेंट दे दिया यहाँ पे कि व्हाट आउट ऑफ दिस व्हाट कैन बी कंसिडर्ड एज अ डेवलपमेंटल गोल फॉर अ गर्ल, लाइक अ रूरल गर्ल, व्हाट कैन बी अ डेवलपमेंटल गोल फॉर अ स्टूडेंट, व्हाट कैन बी अ डेवलपमेंटल गोल फॉर अ फार्मर। वहां पे 4 एमसीक्यू दे देंगे, आपको उसमें से करेक्ट आंसर चुनना है। तो यहाँ पे ध्यान रखेंगे ये आपके एनसीईआरटी का ही पार्ट है, यहाँ से क्वेश्चन बिल्कुल पूछे जाते हैं हर एक साल। ठीक है, so developmental goals of a rural girl may be to get equal opportunity as boys। और ये अपॉर्चुनिटी हो सकता है एजुकेशन के मामले में हो, राइट, हो सकता है कि उनको अगर जॉब कर रहे हैं तो वहां पे पे के मामले में हो, वेज के मामले में हो, कि उनको लड़कों के जैसा ही उनको बराबर तरीके से, चूंकि वो काम कर रहे हैं कंधा से कंधा मिला के, तो उनको बराबर पे मिले, ये उनका डेवलपमेंटल गोल्स हो सकता है। और जहां पे वो काम कर रहे हैं वहां पे भी उनको प्रॉपर जॉब सिक्योरिटी, सेफ्टी एवं और उसके अलावा जो उनका कल्चर है, जो उस बैकग्राउंड में आजकल पता है कि गर्ल्स के थोड़ा सा एक दिमाग में एक फियर बैठा रहता है कि उनको प्रॉपर तरीके का ट्रीटमेंट नहीं मिल पाता, और ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है। तो आप देख सकते हैं कैसे रूरल जो गर्ल है उनका एस्पिरेशन डिसाइड किया जाता है, और यही एस्पिरेशन, यही नीड उनका आगे चल के डेवलपमेंटल गोल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने देखा कुछ एक एग्जाम्पल सोसाइटी के हर एक तबके का, जिसके थ्रू आप समझ सकते हैं कि कैसे डेवलपमेंटल गोल डिसाइड होता है। ठीक है, और अगर हम कुछ एग्जाम्पल देखें, जैसे हम यहाँ पे देख रहे हैं डेवलपमेंटल गोल्स फॉर ए लैंडलेस रूरल लेबरर्स। यहाँ पे बात करें एक ऐसा मजदूर का जिसके पास कोई लैंड नहीं है, और उसका क्या बेसिक एस्पिरेशन हो सकता है, चलिए देखते हैं। ही वॉन्ट्स टू हैव मोर डेज ऑफ वर्क, बेटर वेजेस, सोशल एंड इकोनॉमिक इक्वलिटी, लो प्राइस फूड ग्रेन्स। यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे। एक
छोटा सा कॉमन आदमी का क्या एस्पिरेशन रहेगा, वैसे आदमी का जो कि डेली बेसिस पे काम कर रहा है और डेली बेसिस पे वो कमा रहे हैं और उनको अपने फैमिली को भी फीड करना है। तो सबसे पहला बेसिक चीज चाहिए उनको फूड ग्रेन्स, और वो फूड ग्रेन्स भी होना चाहिए बिल्कुल इजिली एक्सेसिबल, अफोर्डेबल, राइट। तो उनका क्या है कि उन्हें लो प्राइस पे फूड ग्रेन्स मिल जाना चाहिए, ठीक है। उसके बाद उनको जहां पे वो काम कर रहे हैं उनको बेटर वेजेस मिलना चाहिए, सोसाइटी में भी उनका जो रहना चाहिए स्टेटस वो भी रिस्पेक्टफुल रहना चाहिए, उनको ज्यादा से ज्यादा दिन साल भर में काम मिलना चाहिए। तो ये हो सकता है उनका डेवलपमेंटल गोल्स, उनका एस्पिरेशन, राइट। तो यहां पे हमने देखा एस्पिरेशन ऑफ लैंडलेस रूरल लेबरर्स। अब अगर हम बात करें वहीं पे रीच फार्मर, ठीक है, एक लैंडलेस लेबर का एक पॉइंट मैं कंपेयर करूंगा रीच फार्मर से कि यहां पे लैंडलेस लेबर चाह रहे थे कि उनको लो प्राइस पे फूड ग्रेन्स मिल जाए। अब हम रीच फार्मर का बात करें तो रीच फार्मर का जो एस्पिरेशन होगा कि उन्हें आसानी से चीप लेबर मिल जाए, मजदूर मिल जाए, काफी कम वेज पे काम करने वाले लेबर मिल जाए, मजदूर मिल जाए, हायर प्राइस फॉर देयर प्रोड्यूस। यहाँ पे देखिए जो ये फूड क्रॉप्स जो ग्रो कर रहे हैं, प्रोड्यूस कर रहे हैं, इल्ड कर रहे हैं, उसको ये ज्यादा से ज्यादा दाम पे बेचना चाहेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट भी क्रिएट कर रहा है। इनका एस्पिरेशन है कि भाई हमें फूड ग्रेन कम से कम दाम पे मिल जाए, और रिच फार्मर का है कि नहीं भाई हम जो बेचेंगे वो ज्यादा से ज्यादा दाम पे बेचें। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि गोल तो दोनों का है, अपने अपने स्टेटस पे, अपने अपने लेवल पे दोनों का अपना पर्सनल गोल है। अब यही पर्सनल गोल एक दूसरे को हैम्पर करने की भी कोशिश कर रहा है। लैंडलेस जो लेबरर्स है उनका क्या गोल है कि हमें कम दाम पे फूड ग्रेन्स मिल जाए, और यहाँ पे रिच फार्मर का क्या है कि हमें जो आउटपुट मिले, हमने जो क्रॉप लिया है उसका जो हमें आउटपुट मिलना चाहिए वो ज्यादा मिलना चाहिए। तो यहाँ पे देख सकते हैं कैसे कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होता है, और कैसे इसी को बोलते हैं कि ये हमारे डेवलपमेंटल गोल्स का एक बहुत ही बड़ा डिसएडवांटेज है, या फिर ये नेगेटिव इंपैक्ट है हमारे सोसाइटी के ऊपर, ठीक है, कि यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट कर रहा है। डेवलपमेंटल गोल्स एक दूसरे से कोलाइड कर रहे हैं, टकराव कर रहे हैं, और इससे हमारा एक कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो रहा है, जिसके बारे में आगे आने वाली स्लाइड्स में बात करेंगे। सो रिच फार्मर का जैसा कि आपने देखा कि उनको चीप, काफी सस्ते मजदूर मिल जाए, हायर प्राइस पे उनका प्रोड्यूस बिक जाए, चीप इनपुट्स लाइक सीड्स एंड मशीनरी टूल्स अवेलेबल हो उनके लिए, तो ये उनका डेवलपमेंटल गोल हो गया, ये उनका एस्पिरेशन हो गया, राइट। अब हम बात करते हैं ट्रेडर का। ट्रेडर का क्या रहेगा बेसिक एस्पिरेशन नीड कि उनको काफी अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी मिल जाए, लाइक प्रॉपर वे ऑफ ट्रांसपोर्टेशन रहना चाहिए ताकि टाइमली वो किसी भी लोकेशन पे पहुंच सकें, ठीक है। दूसरा चीज वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर के बाद उनको रिक्वायरमेंट होता है प्रॉपर यूनिट ऑफ वेट एंड मेजरमेंट सिस्टम, क्या सारा इवन है कि नहीं, सब बराबर तरीके का ही नहीं, चीप लेबर कॉस्ट इनको भी चाहिए, हाई प्राइस फॉर दियर प्रोडक्ट्स। तो यहाँ पे देख रहे हैं सबका डेवलपमेंटल गोल अलग है, क्योंकि इनका प्रोफेशन अलग है, वो सोसाइटी के अलग अलग तबके से आ रहे हैं, और वही बैकग्राउंड उनका डिसाइड करता है कि जहां से वो आ रहे हैं कि उनका एस्पिरेशन क्या होगा, उनका नीड क्या होगा, उनका गोल क्या होगा। और अल्टीमेटली यहाँ पे हम बात करें कुछ नहीं, बस डेवलपमेंटल गोल के बारे में ही। आगे बढ़ते हैं, यहां पे हम बात कर रहे हैं कन्फ्लिक्टिंग गोल। हमने थोड़ा सा इसके बारे में बात भी किया था कि कैसे पर्सन टू पर्सन डेवलपमेंटल गोल वैरी कर रहा है, और कभी कभी यही पर्सनल डेवलपमेंटल गोल हमारे सोसाइटी के बीच में कॉन्फ्लिक्ट भी क्रिएट करता है। थोड़ा सा हम एग्जांपल देख लेते हैं, और पहले तो सबसे पहले ये पॉइंट हम देख लेते हैं, डिफरेंट पर्संस कैन हैव डिफरेंट डेवलपमेंटल गोल्स एंड व्हाट मे बी डेवलपमेंट फॉर वन मे नॉट बी डेवलपमेंट फॉर द अदर, इट मे इवन बी डिस्ट्रक्टिव फॉर द अदर, राइट। यहां पे थोड़ा सा हम एक एग्जांपल के थ्रू देख लेते हैं इसको। सबसे पहला एग्जांपल हम ले रहे हैं डैम कंस्ट्रक्शन का। डैम जो हम बनाने जा रहे हैं, मान लीजिए गवर्नमेंट किसी एरिया में प्लान की है कि वहां पे एक डैम कंस्ट्रक्ट करेंगे। डैम मतलब क्या, एक बहुत ही बड़ा आर्टिफिशियल वाटर का रिजर्वायर, ठीक है ना। अब आप जब एक, और ये तभी बनाया जा सकता है जब हम नेचुरल फ्लो ऑफ वाटर को ऑब्स्ट्रक्ट कर रहे हैं, और ऑब्स्ट्रक्ट कर रहे हैं विच मींस व्हाट, ह्यूज अमाउंट ऑफ लैंड विल बी सबमर्ज्ड इनटू वाटर because we are going to make a big reservoir there, right। और ये जो एरिया जो सबमर्ज हो रहा है वाटर, ज्यादातर केसेस में जो लैंड हो गए हैं वो लोकल विलेजेज के हो गए या फिर ट्राइबल फॉरेस्ट एरियाज रहेंगे। अब यहाँ के जो लोग रह रहे हैं उनके लिए तो डैम कंस्ट्रक्शन उनका कोई भी एस्पिरेशन नहीं था, बट वो तो इससे अफेक्ट हो रहा है, उनका लाइफ तो इससे इंपैक्ट हो रहा है, उनको तो लॉस ही लॉस यहाँ पे देखने को मिल रहा है। ऐसे केसेस में क्या बोलेंगे, हमारे नेशन के लिए डैम एक बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का पार्ट है। सेम टाइम अगर हम उस वहां के लोकल लोगों के बारे में बात करें तो उनके लिए कोई गोल नहीं था, यहाँ पे उनके लिए एक बहुत ही बड़ा इशू बन के आ रहा है, विच मीन्स व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट, अ कॉन्फ्लिक्ट गेटिंग क्रिएटेड बिटवीन टू सेक्ट्स ऑफ पीपल वेयर दे बोथ हैव डिफरेंट डेवलपमेंटल गोल्स, दे आर एसोसिएटेड विद द सेम थिंग, राइट।
तो यहाँ पे आपने देखा कि कैसे एक डैम का जो कंस्ट्रक्शन हो रहा है वहां पे ये लोगों को क्रिएट कर रहा है प्रॉब्लम, कॉन्फ्लिक्ट, और ये एक बहुत बड़ा एग्जांपल है हमारा किस चीज का, कॉन्फ्लिक्ट डेवलपमेंट बिकॉज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, sorry, conflict because of development, right? Next to that, poor workers want low priced food grains, whereas rich farmers want a high price for their products. जब अभी इससे पहले वाले स्लाइड्स में हमने देखा था कैसे एक पुअर लैंडलेस लेबरर चाहता है कि उसके परिवार के लिए कम से कम रुपये पे वो फूड ग्रेन्स को परचेज कर पाए, प्रोक्योर कर पाए, पर उसी टाइम में जो सेल कर रहा है उसको वो चाहता है कि ज्यादा से ज्यादा प्राइस पे वो अपने अनाज को, फूड ग्रेन्स को बेचे। तो यहाँ पे भी एक कॉन्फ्लिक्ट हो रहा ना, तो ये यहाँ पे आप देख सकते हैं कैसे हमारा एस्पिरेशंस एक दूसरे से टकरा रहे हैं और वहां पे कॉन्फ्लिक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, एम्प्लॉइज में डिमांड हाइक इन वेजेस व्हाइल मैनेजर में वांट मोर वर्क एंड लेस वेजेस। ये तो आप देख सकते हैं एम्प्लॉय एम्प्लॉयर का ज्यादातर केसेस में यही रिलेशनशिप होता है कि एम्प्लॉयर का होता है कि वो कम से कम वेज पे अपने एम्प्लॉय को काम करवाएं और ज्यादा से ज्यादा आउटपुट लें। और अगर एम्प्लॉय का विश देखें, विश या फिर एस्पिरेशन की बात करें तो उनका एक विश होता है कि उनको टाइमली सैलरी मिले और जो भी सैलरी मिले वो थोड़ा सा उनके विश के अनुसार मिले, एस्पिरेशन के अनुसार मिले, राइट ना। तो यहाँ पे भी एक कॉन्फ्लिक्ट देख रहे हैं। अब ये सारे कॉन्फ्लिक्ट की अगर हम बात करें, दीज आर जस्ट नथिंग बट कॉन्फ्लिक्ट विच आर क्रिएटेड बिकॉज ऑफ डिफरेंट डेवलपमेंटल गोल्स, राइट। यहाँ पे हमने बात किया कुछ एक डेवलपमेंटल गोल्स जो कि कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट कर रहे हैं। अब हम लोग बात कर रहे हैं कॉमन गोल्स। हमारे लिए कॉमन गोल्स भी हैं यहाँ पे, ठीक है। कॉमन गोल्स की अगर हम बात करें, देयर आर सम नीड्स विच आर कॉमन टू ऑल, हाई इनकम, फ्रीडम, इक्वलिटी, सिक्योरिटी, रिस्पेक्ट, फ्रेंडशिप एंड इक्वल ट्रीटमेंट, राइट। ये हम सब के लिए एक रिक्वायरमेंट है, हम सब का एक प्रॉपर विश है कि हमें ये मिलना ही चाहिए, हमें बिल्कुल ये मिलना ही चाहिए और ये इस तरीके से मिलना चाहिए कि एक साथ बहुत सारे लोगों का एस्पिरेशन फुलफिल हो जाए, ठीक है ना। तो इसे हम बोलते हैं कॉमन गोल। जहां पे भी हम बात कर रहे हैं कि बहुत सारे लोगों का एस्पिरेशन एक साथ फुलफिल किया जा सकता है, तो ऐसे डेवलपमेंटल गोल्स को हम बोलेंगे कॉमन गोल्स। जैसा कि हमने एक एग्जांपल देखा था डैम का कंस्ट्रक्शन। डैम कंस्ट्रक्शन की अगर आप बात कर रहे हो तो आपको पता होगा कि इन जनरल ये बहुत बड़े पर्पस के लिए बनाया जा रहा है, जिससे हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं। साथ साथ हम लोकल लोगों को इरिगेशन के लिए वाटर भी प्रोवाइड करा सकते हैं। एक नया इकोसिस्टम हम बना रहे हैं, एक्वेटिक इकोसिस्टम बना रहे हैं, जहां पे आप फिशरी को भी प्रमोट कर सकते हो। और इसके अलावा बहुत सारे ऐसे रीजन है जिसके जो कि हमें बताता है कि समटाइम्स डैम कंस्ट्रक्शंस आर वेरी मच लाइक multi purpose. That's why it is called as multi-purpose, because with one thing we can harness maximum output, and that is just nothing but our multi-purpose projects, right? Multi-purpose construction of dams, right? So यही रीजन है कि ऐसे केसेस में बहुत सारे गोल्स को एक साथ हार्नेस कर लेते हैं, ऐसे बहुत सारे लोग एक साथ अपना एस्पिरेशन फुलफिल कर लेते हैं और ऐसे गोल्स को हम बोलते हैं कॉमन गोल, राइट। सो मनी और materialistic things that one can buy with it is one factor on which our life depends. मनी, अब हम बात कर रहे हैं थोड़ा सा वैसे कॉमन गोल जो कि सबका एस्पिरेशन होता है, ठीक है। मान लीजिए कि मनी को लेते हैं, मनी तो सबका एक नीड होता है, सबका एक एस्पिरेशन होता है कि हम ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाएं, ठीक है। और ऐसे केसेस में आपको एक चीज देखने को मिलेंगे कि जो आप पैसे के थ्रू खरीद सकते हो वो क्या है, मैटेरियलिस्टिक थिंग ही है। आप क्वालिटी ऑफ लाइफ यहां पे भूल जाओ। क्वालिटी ऑफ लाइफ कुछ दिन तक ही आपको मिलेगा अगर आप बहुत ज्यादा पैसा कमा रहे हो तो। क्वालिटी ऑफ लाइफ मींस व्हाट, वी वांट पीसफुलनेस, माइंडफुलनेस, प्रॉपर स्लीप, टाइमली फैमिली स्ट्रक्चर, हमें प्रॉपर अपने फैमिली से इंटरेक्शन होना चाहिए। ये सब हमारा क्वालिटी ऑफ लाइफ हो गया। आज हमारे लिए एक बहुत ही बड़ी चुनौती हो गई है कि हम इन सारी चीज को देखें और एक साथ मैनेज करें। तो ऐसे इसी केस में हमने यहाँ पे इस चीज को डिस्कस किया है कि मनी के थ्रू आप मैटेरियलिस्टिक थिंग को हासिल कर सकते हो, बट द क्वालिटी ऑफ आवर लाइफ डिपेंड्स ऑन नॉन मैटेरियलिस्टिक थिंग। मैंने बताया ना कि कैसे हम लोग बात कर रहे हैं पीसफुलनेस का, माइंडफुलनेस का, हैप्पीनेस का, राइट, लाइक सेटिस्फैक्शन का। ये सारे चीज हमारे लाइफ से आज डिसअपीयर हो चुके हैं, बिल्कुल खत्म हो गए। आज हम इस पे लाख बात कर लें बट हमारे पास खुद इस पे टाइम नहीं है इस पे बात करने के लिए। विच मीन्स व्हाट, आप समझ सकते हैं कि हमारा
थोड़ा सा डिसओरिएंटेशन हो गया है हमारे रियल डेवलपमेंटल गोल से। हम थोड़ा सा डिसओरिएंट हो गए अपने रियल गोल से, जहां पे हम क्वालिटी ऑफ लाइफ के बारे में बात ही नहीं करते हैं, हम सिर्फ मेटेरियलिस्टिक थिंग की तरफ ही भाग रहे हैं, और ये हमें कहीं से सही डायरेक्शन में नहीं लेके जा रहा। और इसीलिए हम आगे बात करेंगे दोनों एस्पेक्ट्स का, क्वालिटी और क्वांटिटी, दोनों एस्पेक्ट्स की बात करेंगे, जो कि कॉम्बिनेशन होगा बहुत सारे ऐसे गोल्स का, जहां पे हम क्वांटिटी से रिलेटेड भी गोल्स की बात करेंगे, क्वालिटी ऑफ लाइफ से रिलेटेड भी गोल्स की बात करेंगे, और इन सबों को अगर हम एक माला में पिरो दें, देन दैट विल बी प्रॉपर डेवलपमेंटल गोल्स फॉर एनीवन, नॉट जस्ट फॉर अ सिंगल पर्सन, बट आई एम टॉकिंग अबाउट होल सोसाइटी, राइट। तो ये सब के लिए एक प्रॉपर तरीके का डेवलपमेंटल गोल्स होगा, ठीक है। तो यहां पे हम बात कर रहे हैं फॉर डेवलपमेंट पीपल look at a mix of goals, right? For example, if a person gets a job in a far off place, before accepting it, he would try to consider many factors. Money he is going to get after getting a job there, but apart from that, he is having some other things in his mind. Like what? Like he would try to consider many factors apart from income, such as facilities for his family, working atmosphere, or opportunity to learn. These are his other aspects related to his job. जहां पे वो जॉब तो ले ही रहा है, उसके साथ मनी तो आ ही रहा है, उसके साथ साथ उसके दूसरे एस्पेक्ट्स रहेंगे क्वालिटी ऑफ लाइफ से रिलेटेड, कि वो अपने फैमिली को कितना टाइम दे पाएगा, अपने कैरियर के ग्रोथ में वहां से वो कितना चीज ग्रैब कर पाएगा उस वहां पे काम करने के बाद। और उसके बाद अगर हम बात करें तो साथ साथ हम बात करेंगे वर्किंग एटमोस्फेयर का ही, उसके फैमिली के लिए क्या क्या फैसिलिटी हो रहा, मेडिकल फैसिलिटी है कि नहीं, इंश्योरेंस है कि नहीं, ये सारे चीज अगर हम बात करेंगे तो दीज आर मिक्सअप ऑफ गोल्स एंड ऑल आर कनेक्टेड विथ व्हाट, एवरीवन्स डेवलपमेंटल गोल्स। यहाँ पे इनसेट में हमने दिखाया है कि हमारे लिए जब भी हम मिक्सअप ऑफ गोल्स की बात करेंगे तो हम वहां पे इंक्लूड जरूर करेंगे पर्सनल डेवलपमेंट को, फैमिली गोल्स को, फाइनेंशियल गोल्स को, फिजिकल गोल्स को, सोशल गोल्स को, कैरियर गोल्स को, और अल्टीमेटली स्पिरिचुअल अध्यात्म को भी। ये सारे हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। हम सिर्फ पैसे को ही अपना एक गोल नहीं रख सकते, हम सिर्फ क्वांटिटी को लेके अपने आप को नहीं कह सकते कि हाँ हमने कुछ ले, अगर हम बहुत सारा पैसा अर्न कर लिया और रात में हम सो ही नहीं पा रहे हैं, तो फिर हमारे लिए वैसे गोल के अचीवमेंट का कोई मतलब ही नहीं है, जब हमारे पास पीसफुलनेस ही नहीं है। तो हम जब भी बात करेंगे अपने गोल्स का, तो मिक्स ऑफ ऑल गोल्स की बात करेंगे, जहां पे हम बात करेंगे क्वांटिटी ऑफ लाइफ टुगेदर विथ क्वालिटी ऑफ लाइफ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें, अभी तो हमने इंडिविजुअल लेवल पे देख लिया इसको, अगर हम बात करें मिक्स ऑफ गोल्स विथ रिस्पेक्ट टू कंट्री, देन यहां पे हमें बात करना पड़ेगा इन सारे पॉइंट्स को। हमें एक बड़े स्केल पे अगर हम कंट्री की ग्रोथ की बात कर रहे हैं, डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, तो हमें पहले तो ये डिसाइड करना पड़ेगा कि हमारा टॉप मोस्ट प्रायोरिटी क्या है। हमारे जो गोल्स है उनको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करने पड़ेंगे, और एक एक करके हम उन्हें हासिल करने की कोशिश करेंगे। उन्हें हम टाइम बेसिस पे डिवाइड करेंगे कि कौन सा हमारा शॉर्ट टर्म गोल होगा, कौन सा हमारा मीडियम टर्म गोल होगा, कौन सा हमारा लॉन्ग टर्म गोल होगा। अगर आप बात करते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, हम 1947 में आजाद हुए, 1950 से हम पंचवर्षीय योजना फॉलो करना स्टार्ट कर दिए, जो कि रसिया से हमने बोरो किया है, और अभी तक 2015 तक वो था, 2015 के बाद हमने एक नया 20 वर्षीय योजना को फॉलो कर लिया। विच मींस व्हाट, इन 5 वर्षों में हमारे लिए एक टारगेट रहता था कि इन सारे चीजों को, छोटी छोटी चीजों को हमें हार्नेस करना है, और उसी के लिए सिर्फ हम काम करेंगे। उसके बाद हम उसी के साथ साथ 5 वर्ष के साथ साथ हम एक 15 वर्ष का भी एक छोटा सा प्लान लेके चलते थे कि इन 5 वर्ष में जो भी हम करेंगे वो कैसे हमारे आगे के 15 सालों के लिए हमारे लिए फ्रूटफुल होगा। तो इन सारे चीजों को ही हमें डिसाइड करना पड़ेगा इन द फॉर्म ऑफ शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म एंड लॉन्ग टर्म गोल्स, राइट। अब हम यहां पे बात कर रहे हैं हाउ टू कंपेयर डिफरेंट कंट्रीज और स्टेट्स। ये बहुत ही बड़ा क्वेश्चन हो जाता है। बहुत सारे कंट्रीज की बात करें तो वो ऐसे इसलिए लाइक डेवलप्ड कंट्री कहे जाते हैं क्योंकि वहां का पर कैपिटा इनकम बहुत ही ज्यादा है, और ये भी कह सकते हैं कि उनके पास बहुत ज्यादा मनी है, उनका जीडीपी का जो है वैल्यू है वो बहुत ही ज्यादा है, इसलिए हो सकता है हम उनको डेवलप्ड कंट्री कह सकते हैं। बट बहुत सारे अदर फैक्टर्स भी हैं जिन्हें हमें कंसिडर करना बहुत ही जरूरी हो जाता है। यहां पे हम एग्जांपल लेंगे भूटान का आने वाले स्लाइड्स में, जहां पे देखेंगे पहली बार भूटान ने एक ऐसा इनिशिएटिव लिया अपने लोगों के ग्रोथ और डेवलपमेंट को चेक करने के लिए कि उन्होंने मनी के अलावा, मटेरियलिस्टिक थिंग्स के अलावा
उन्होंने हैप्पीनेस को इंक्लूड किया कि लोग कितने हैप्पी हैं इस देश के। उस मीजर हैप्पीनेस को उन्होंने एक पैरामीटर बना लिया कि क्या आप हैप्पी हैं, 1 से 5 तक में आप बताइए कि आप कितने हैप्पी हैं, और इस हिसाब से उन्होंने, भूटान ने अपने लोगों को रैंकिंग देना स्टार्ट किया। अपने जो उनके छोटे छोटे रीजनल स्टेट्स थे, प्रोविंसेस थे, वहां पे उन्होंने करवाया ये सर्वे, और फिर उन्होंने देखा कि उनके लिए क्या किया जा सकता है, किस तरह से अपने लोग को ज्यादा से ज्यादा खुश किया जा सकता है। इसी तरीके, यही एक जो एग्जाम्पल निकला हमारे एशिया से, ये पूरे वर्ल्ड के लिए एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल बन गया। ठीक है, आगे की स्लाइड्स में हम इनके बारे में बात करेंगे। ठीक है, अब यहां पे एक क्वेश्चन आता है, हाउ टू कंपेयर डिफरेंट कंट्रीज और स्टेट्स। फॉर कंपेयरिंग कंट्रीज देयर इनकम इज कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट्स। हाउएवर, जबकि फॉर कंपैरिजन बिटवीन कंट्रीज टोटल इनकम is not such an useful measure since countries have different population. Comparing total income will not tell us what an average person is likely to earn. जी हाँ, हम बात कर रहे हैं नेशनल इनकम का, आप देख सकते हैं यहाँ पे हम इंडिया की बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले इंडिया की बात कर लें तो हमारे पास आपको शायद ये डेटा पता होगा कि सबसे ज्यादा लोग जो हमारे इंडिया के वो एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व हैं, और उनका आउटपुट क्या है आपको पता है। सबसे ज्यादा लोग यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, बट उनका पार्टिसिपेशन, उनका कंट्रीब्यूशन अगर जीडीपी की बात करें तो सबसे लीस्ट है, सबसे कम है, राइट। उसके बाद अगर हम बात करें सेकेंडरी का, तो उनका ऑलमोस्ट बराबर है। 25% लोग अगर इंडस्ट्री सेक्टर में, सेकेंडरी सेक्टर में अगर लगे हुए हैं तो उनका आउटपुट भी लगभग उसी के बराबर है। इसके बाद अगर हम आते हैं टर्सरी सेक्टर का, जहां पे बिल्कुल बहुत ही यूनिक सिचुएशन आप देखेंगे, लगभग 30% लोग इसमें एंगेज हैं, बट उनका आउटपुट देखेंगे तो वो लगभग 60% लोगों के 60% के बराबर है। जीडीपी में उनका कंट्रीब्यूशन लगभग 60% के बराबर है। तो ये एक बहुत ही यूनिक एग्जांपल देता है इंडिया के बारे में, एक बहुत ही यूनिक चीज हाईलाइट करता है इंडिया के बारे में। और ये क्या बताता हमें कि यहाँ पे वैसे कंट्रीज जहां पे आप हर एक सेक्टर्स में देख रहे हैं कि बहुत ही ज्यादा डाइवर्सिटी है इन टर्म्स ऑफ income, then how can you go with this per capita income or total income or average income with which you can decide the development or growth of a particular nation where we have this much diversity related to income? तो यहाँ पे हमने देखा कि बहुत सारे कंट्रीज, बड़े बड़े कंट्रीज, स्पेशली कैपिटलिस्टिक कंट्रीज, यूरोपियन कंट्रीज और अमेरिकन कंट्रीज, वो बोलते हैं कि हमारे लिए तो मनी ही सबसे बड़ा है, और हम मनी के ही एवज में अपने आप को रैंकिंग करेंगे, अपने आप को मानेंगे कि अगर हम ज्यादा मनी अर्न कर रहे हैं तो वी आर एट द टॉप ऑफ हायरार्की, राइट। ये उनका एक थेसिस था। आगे चल के ये कैसे चेंज हो गया हम यहां पे देखने वाले हैं। ठीक है, हाउ टू कंपेयर डिफरेंट कंट्रीज और स्टेट्स। हेंस जब हमने देखा कि ये कोई प्रॉपर सॉल्यूशन नहीं दे पा रहा, हमारे देश में ही हर एक लोगों का जो इंडिविजुअल इनकम है वो बहुत ही ज्यादा, एवरेज इनकम अगर बोलो कि 50,000 है, तो क्या हर एक आदमी 50,000 कमा रहा है? क्या नहीं कमा रहा है ना। तो अब कैसे बोलो कि ये जस्टिफाई कर रहा है हमारे एवरेज इनकम को? हर एक हमें एक ऐसा चीज चाहिए जो कि लोगों के रियल लाइफ सिचुएशंस को बताए, उनका रियल टाइम एक्सपीरियंस बताए। आप बता दियो कि एक आदमी कमा रहा 5,000, एक कमा रहा 10,000, एक कमा रहा 50,000, और उसके बाद टोटल सबका एवरेज निकाले तो निकल के आ गया 40,000। तो क्या 40,000 हर लोग कमा रहे हैं? नहीं कमा रहे हैं। तो फिर कैसे आप बोलोगे कि हम इस बेसिस पे कंट्री के ग्रोथ को डिसाइड कर सकते हैं, डेवलपमेंट को डिसाइड कर सकते हैं? दिस इज नॉट अ करेक्ट पैरामीटर, राइट। तो हमें ये देखना जरूरी हो जाता है कि और क्या हमारे पास अल्टरनेट्स हैं। तो हेंस दीज कंट्रीज वेर कंपेयर with the average income which is the total income of the country divided by its total population। मान लीजिए कि हमारा टोटल पॉपुलेशन है 1.5 बिलियन, ठीक है ना। 1.5 बिलियन आजकल हो ही गया, 1.4 बिलियन हम बहुत दिन से बोल रहे हैं, मान के चलिए कि 1.5 बिलियन हो गया, ठीक है। ये हमारा टोटल पॉपुलेशन हो गया, और हमारे पास मान लीजिए कि हमारे पास 4 बिलियन का हमारा जीडीपी है। इसको हम जब डिवाइड करने के बाद जो डेटा आएगा, हम बोलें कि उतना हर एक पर्सन कमा रहा। तो क्या ये करेक्ट डेटा है हमारे पास? कहां से ये करेक्ट है भाई? हमारे अगर एक फैक्ट से बात करेंगे, आपने देखा होगा एक चैप्टर था हमारा पॉलिटी का, जहां पे हमने देखा था डेमोक्रेसी, आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी। वहां पे हमने देखा है कैसे कि किसी कंट्री के 5 से 10% लोग उस कंट्री के 90% वेल्थ को कंट्रोल करते हैं। 5 से 10% लोग उस कंट्री के 90% वेल्थ को कंट्रोल करते हैं। तो कहां पे आप डाइवर्सिटी की बात कर रहे हो? वेल्थ तो सारा कंसेंट्रेटेड इन टॉप लेयर्स के लोगों के बीच में। तो बाकी सब जो लोग बच गए हैं, हमारे 90 से 95% जो लोग बच गए, उनके पास तो मात्र 10% ही वेल्थ है। तो कहां से आप यूनिफॉर्मिटी की बात कर रहे हैं, और कहां से आप बोलोगे कि टोटल इनकम इज द बेस्ट वे टू डिसाइड द growth and development for a country? It's literally not correct, and genuinely if you say this is practically not going to highlight what's actually happening on the ground, right? तो ठीक है, यहां पे हमने ये, अब
ठीक है, इसको हम मान सकते कि एक पैरामीटर हो सकता है, बट यही एक फाइनल पैरामीटर है, इसे तो हम नहीं मानेंगे, इस बात पे हम बिलीव नहीं करेंगे। तो ये क्वेश्चन कभी कभी पूछा जाता है कि पर कैपिटा इनकम क्या है। पर कैपिटा इनकम इज जस्ट नथिंग बट एवरेज इनकम। ठीक है, ये एवरेज इनकम है। और कैसे आप इसको कैलकुलेट करेंगे? टोटल इनकम डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन। टोटल इनकम डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन अगर बात करेंगे तो ये हमें देगा एवरेज इनकम। ठीक है, यहां पे हमने देख लिया, यही इसका इस चार्ट के थ्रू आप देख सकते हैं टोटल इनकम ऑफ इंडिविजुअल एंड इट इज गेटिंग डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन ऑफ दैट स्पेसिफिक एरिया। ये हमारा हो गया। मान लीजिए कि यहाँ पे 5 लोग हैं, कोई 25,000 कमा रहे, कोई 10,000 कमा रहे, कोई 10,000 कमा रहे, 16,000 कमा रहे, 21,000 कमा रहे। टोटल अगर करते हैं तो हमारे पास $82,000 आ गया। टोटल कितने लोग हैं? 5 डिवाइड किया तो आपने आपको पता चल गया कि हमारे पास लगभग आ रहा है 14,000 कुछ रुपए, 14,500। क्या 14,500 सभी लोग कमा रहे हैं? सॉरी 16 कुछ जो भी आता है इसको देख लेंगे, कैलकुलेट कर लेंगे। तो जो भी आ रहा है क्या ये करेक्ट है? क्या ये सारे लोग इक्वल तरीके से कमा रहे हैं? क्या आप देख रहे हो कुछ ऐसा जो हमारे पास डेटा आ रहा है वो बिल्कुल जस्टिफाई नहीं कर रहा है हमारे रियल लाइफ एक्सपीरियंस को। तो ऐसे केसेस हम कैसे मान लेंगे कि यही एक ऐसा पैरामीटर है जो कि डिसाइड करेगा हमारे ग्रोथ और डेवलपमेंट को। तो ये आप पूछेंगे ये भाई किनका दिमाग था? तो ये दिमाग था हमारे कैपिटलिस्टिक वर्ल्ड के एक बहुत ही बड़े फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन का, जिसका नाम है वर्ल्ड बैंक। ठीक है ना। सो वर्ल्ड बैंक के हिसाब से, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट के हिसाब से ब्राउट आउट बाय द वर्ल्ड बैंक, सबसे पहले अगर बात करें जीडीपी का तो ये लाया किसके द्वारा? मैंने बोला वर्ल्ड बैंक के द्वारा। इन्हीं के द्वारा ये वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट लाया गया था, और जिसमें इन्होंने स्ट्रेस डाला था कि पर कैपिटा इनकम कैन बी कंसिडर्ड एज द बेस्ट वे टू मेजर द ग्रोथ और डेवलपमेंट ऑफ एनी नेशन इन दिस वर्ल्ड। राइट। तो ये किनका, अगर कोई पूछता है कि ये किनका इनिशिएटिव था, तो ये वर्ल्ड बैंक का इनिशिएटिव था। किसके थ्रू इन्होंने लाया था इस इनिशिएटिव को? वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट के थ्रू। बट हम सबको अब ये पता चल गया कि ये करेक्ट मेजर नहीं हो सकता है। वर्ल्ड बैंक 2017 क्लासिफिकेशन ऑफ कंट्रीज की बात करें, सो कंट्रीज विथ पर कैपिटा इनकम ऑफ $12,056 per annum and above are called rich country. ओके ना, are called rich country। अगर किसी कंट्री का पर कैपिटा इनकम एनुअली अगर बात करें, अगर वो $1256 USD से ज्यादा है तो वो कंट्री कहलाएगा रिच कंट्री। ठीक है। और इससे अगर कम है, एंड दोज विथ पर कैपिटा इनकम ऑफ $955 और लेस आर कॉल्ड एज लो इनकम कंट्रीज। अब देखिए कितना बड़ा हमारे पास डिवीजन क्रिएट करने के जा रहे हैं। ठीक है ना। इंडिया कम्स इन द कैटेगरी ऑफ लो मिडिल इनकम कंट्री बिकॉज इट्स पर कैपिटा इनकम ऑफ 2017 वाज दिस मच पर एनम, $1,820 पर एनम। ये इंडिया का पर कैपिटा इनकम था वर्ल्ड बैंक के अनुसार। किस साल का? 2017 का। और इसके हिसाब से किस कैटेगरी में आता है? लो मिडिल क्लास इनकम कंट्री। ठीक है ना, ये चीज आप ध्यान रखेंगे। दीज आर फैक्ट्स। द रिच कंट्रीज एक्सक्लूडिंग कंट्रीज ऑफ मिडिल ईस्ट एंड सर्टेन अदर स्मॉल कंट्रीज आर जनरली कॉल्ड डेवलप्ड कंट्री। अब बताइए कि हमारे इंडिया के हमारे एशिया के ऐसे कंट्री है जहां पे उनको रिच कंट्री बोला जा रहा है, उनको इंडिया से डेवलप्ड कंट्री बोला जा रहा है। क्यों? क्योंकि उनका पॉपुलेशन कम है। अगर पॉपुलेशन कम है डेफिनेटली उनका पर कैपिटा इनकम ज्यादा होगा भाई। क्योंकि आप चूंकि यहां पे देख रहे हो कि अगर हमारे पास ये वैल्यू ज्यादा है, डिनोमिनेटर का वैल्यू ज्यादा, तो डेफिनेटली हमारा जो आउटपुट आएगा वो तो कम ही आएगा। अगर ये पॉपुलेशन ही हमारा कम है तो डेफिनेटली जो वैल्यू आएगा हमारे पास कैलकुलेशन के बाद वो ज्यादा होगा। तो आप पॉपुलेशन को यहां पे नहीं देख रहे हो। इंडिया के पास इतना वास्ट पॉपुलेशन है और आप बोल रहे हो कि इनका जो इस हिसाब से जो इनका कैटेगरी है वो लो मिडिल क्लास इनकम कंट्री में आ रहा है, क्योंकि यहाँ का पर कैपिटा इनकम $1,820 पर साल का है। और ये बहुत ही सही डेटा नहीं है, ये एक्यूरेट डिटेल नहीं बता पा रहा है। ठीक है। अब अगर हम बात करें इसके क्या क्या ड्रॉबैक हैं, ड्रॉबैक ऑफ यूजिंग पर कैपिटा इनकम फॉर कंपेयरिंग कंट्रीज, वे भी ये आपके बोर्ड का काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है इस साल। क्या क्या इसके ड्रॉबैक्स हैं? इट डज नॉट शो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम प्रॉपर्ली यूनिफॉर्मली, राइट। नेक्स्ट, इट ऑल्सो इग्नोर्स अदर फैक्टर्स सच एज इन्फैंट मोर्टेलिटी रेट, लिटरेसी लेवल एंड हेल्थ केयर एटसेट्रा। सो इसके अलावा जो हमारे अदर फैक्टर्स हो सकते हैं लाइक लिटरेसी रेट, इन्फैंट मोर्टेलिटी रेट, जो कि हमारा
कनेक्टेड है क्वालिटी ऑफ लाइफ से, इस पे कोई बात ही नहीं कर रहा। इंक्रीज इन पर कैपिटा इनकम डज नॉट गारंटी इंक्रीज इन इनकम फॉर ऑल। डेफिनेटली मैंने बताया कि 5% से 10% लोग पूरे भारत के 90% जो मनी है उसको कंट्रोल करते हैं, उनका इनकम बढ़ता है, तो फिर आप बोले कि पर कैपिटा इनकम सबका बढ़ गया, ऐसा कहां हो रहा? ये तो आपको बहुत बड़ा एक हिडन फैक्ट दे रहा ना कि अगर उनका ही सिर्फ एक ग्रोथ हो रहा है तो हमारे पास लोअर लोगों का तो ग्रोथ दिख रहा है, इसके बारे में तो हमें पता नहीं चल रहा। तो इससे आप क्या कंक्लूजन निकालते हैं कि इंक्रीज इन पर कैपिटा इनकम डज नॉट गारंटी इंक्रीज इन इनकम ऑफ ऑल पीपल। सो ये सारे हमारे ड्रॉबैक्स हो गए इस वर्ल्ड बैंक के पैरामीटर्स का, जो कि है हमारा पर कैपिटा इनकम, एवरेज इनकम, राइट। अब हम लोग आ जाते हैं, यहां पे हम देखेंगे कुछ एक एग्जाम्पल, like in this example both country A and country B had the same average or per capita income of rupees 10,000, but in country B the distribution of income is not equitable, hence per capita income alone cannot be taken as a measure of development। यहां पे देख लीजिए monthly income of citizens in 2012 in rupees for country A and country B, ठीक है। country A की बात कर रहे हो, पहला मंथ में उन्होंने कमाया 9500, 10,500, 9800, 10,000, उसके बाद 10,200, ठीक है। अब कंट्री बी की बात करो, एक बंदा कमा रहा है 500, एक बंदा कमा रहा है 500, यहां भी 500 500, और फाइनली जो फाइनल पांचवा बंदा है वो कमा रहा है एक ही बार 48,000। क्या देखोगे, इनका भी टोटल आउटपुट अब निकाल लो, कितना हो गया भाई, जोड़ के देख लेते हैं। 10,000, 10,200 प्लस 10,000, 9800, 10,500, फिर हो गया 9500, ठीक है। हम देख ही लेते हैं, 0 0 5 पर 10, 18, 9 1 10, 10 9 19, 1 2 3 4, इसको डिवाइड कर देंगे हम 1 2 3 4 5 से, ठीक है। ये वैल्यू आप देख लीजिए और यहां पे देख लीजिए 1 2 3 4, ये हो गया हमारा 50,000। 1 2 3 डिवाइडेड बाई 5, यहां पे भी कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक हुआ है, 5 पर 10, हाँ यहाँ पे आ जाएगा, ये भी हमारा वैल्यू आ रहा है 5,000 ही आ रहा है, ठीक है ना। 9500 अगर यहाँ पे देख रहे हो तो ये भी हमारा 50,000 सॉरी आ रहा है, 50,000 डिवाइडेड बाई 5, यहाँ पे अगर देखो तो इनका एवरेज इनकम आ रहा है 10,000 का। अब यहाँ पे भी आप वही चीज देख रहे हो, एवरेज इनका जो है इनकम वो आ रहा है 10,000 का। क्या है 10,000 इनकम, बताइए। इनका 10,000 है, इनका 10,000 है, इनका 10,000 है, इनका 10,000 है। कैसे आप बोलोगे कि हमारे पास पर कैपिटा इनकम एक बहुत ही सही तरीका है किसी भी कंट्री के डेवलपमेंटल गोल्स को डिसाइड करने का, रैंक करने का, मेजर करने का? कहां से ये सही लग रहा है बताइए आप। तो ये जब आप देखते हो तो आप बिल्कुल ये समझ जाओगे कि ये कहीं से सही नहीं है हमारे कंट्री के ग्रोथ को, डेवलपमेंट को बताने का पैरामीटर, राइट। तो ये देख सकते हो, कंट्री विथ नो रिच एंड नो पुअर, ये वी मेड दिस चेयर्स एंड वी यूज देम। यहां पे देखिए कंट्री विथ नो रिच एंड पुअर, सब लोग एक साथ बैठे हुए हैं। कंट्री विथ रिच एंड पुअर, 4 चेयर पे एक आदमी बैठा हुआ और यहाँ पे 2 चेयर पे 4 आदमी बैठा हुआ, जिसे अभी हमने बोला था वी मेड द चेयर्स एंड ही टुक देम। देख सकते हैं कंडीशन कैसे ये हमारे पास कैपिटलिस्टिक अप्रोच को दिखा रहा है और कहीं से सही नहीं है, ठीक है ना। इसलिए ये हमारा जीडीपी और मान लीजिए कि हमारा जो क्या बोलते हैं पर कैपिटा इनकम, एवरेज इनकम, में तो कहीं से हो ही नहीं सकता है। अब आपको लगता है क्लियर आइडिया हो गया क्यों हमारे लिए एक सही तरीका नहीं है पर कैपिटा इनकम को पैरामीटर डिसाइड करना किसी भी कंट्री के ग्रोथ और डेवलपमेंट को मेजर करने के लिए, ठीक है। अब हम लोग बात कर रहे हैं यहां से वीवीआई, हम इस पे इसको बोलने जा रहे हैं, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, ठीक है। यहां पे हम बात कर रहे हैं वर्ल्ड बैंक का, दोनों को कंपेयर करेंगे। इनका क्या दिया हुआ था भाई, इनका पैरामीटर था पर कैपिटा इनकम, ठीक है। इनका क्या था भाई, इनका था हमारा HDI, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, इन्होंने बनाया, ठीक है ना। अब चलिए देखते हैं, इट यूजेस ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स बेस्ड ऑन combination of factors such as health, education and income as the criterion for measuring development, ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। अब इसकी बात करें, वर्ल्ड बैंक की बात करें तो हेल्थ एजुकेशन को तो भूल ही जाइए, यहां पे सिर्फ एक ही क्राइटेरिया है और वो क्या है, मनी, पर कैपिटा इनकम ही जो ही है मेरे लिए वो भगवान है, वर्ल्ड बैंक का ही मानना है, राइट।
अब उसके बाद आगे बढ़ते हैं। इट इज अ ब्रॉडर कंसेप्ट एज इट टेक्स इनटू अकाउंट ऑल इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। मैंने पहले भी ये बहुत ही ज्यादा इस बात पे स्ट्रेस डाला था, इंफेसिस डाला था कि डेवलपमेंट, ह्यूमन डेवलपमेंट की जब भी हम बात करेंगे तो हमारे लिए दोनों एस्पेक्ट्स देखने बहुत ही जरूरी हो जाते हैं, क्वांटिटी और क्वालिटी ऑफ लाइफ, दोनों एस्पेक्ट्स देखने हो जाते हैं। यहां पे आप कहां देख रहे हो क्वालिटी ऑफ लाइफ, यहां पे दूसरी हम बात कर रहे हैं क्वांटिटी का, इसलिए HDI इज द बेस्ट वे टू मेजर डेवलपमेंट फॉर एनी कंट्री, राइट। यहां पे देखा आपने, इट इज नैरो कंसेप्ट एज इट टेक्स इनटू अकाउंट ओनली इनकम। अगर हम बात करें लास्ट पॉइंट का, इट रैंक्स कंट्रीज ऑन द बेसिस ऑफ HDI। वर्ल्ड बैंक क्लासिफाइज कंट्रीज एज रिच, मिडिल इनकम एंड लो इनकम कंट्रीज। ये देखेंगे आप फंक्शन का डिफरेंस बिटवीन UNDP एंड वर्ल्ड बैंक। अब हम यहां पे देखते हैं सम डेटा रिगार्डिंग इंडिया एंड इट्स नेबरिंग कंट्रीज। हम यहां पे देखेंगे ग्रॉस नेशनल इनकम इनका 2017 का, परचेजिंग पावर पेरिटी, ठीक ना, ये उनका दिया हुआ 2017 का। श्रीलंका का है 12,578। लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट देखें तो यहाँ पे एट बर्थ, ठीक है ना, 76.4 है। मेन ईयर्स ऑफ स्कूलिंग ऑफ पीपल एज्ड 25 एंड अबव, जो क्या है 10.8 है। HDI रैंक इन द वर्ल्ड जो है हमारे पास 2021-22 के हिसाब से देखें तो 73 है। इंडिया का आप देखे होंगे तो ये है, ये है, ये है, ये है। अब बताइए कि श्रीलंका कितना छोटा कंट्री है, हमसे तो कम से कम 20 गुना तो छोटा होगा ही भाई, तब भी आप देख रहे हो उनका रैंकिंग हमसे तकरीबन आधा है, 73वें पोजीशन पे है वो इस रैंकिंग में। इंडिया जो है 132वां रैंक पे है, आप देख सकते हैं, ठीक ना। क्या यहां पे आप देख सकते हो कि HDI स्टैंड्स फॉर ह्यूमन डेवलपमेंट, यहां पे कुछ एक यहां पे इन्होंने फैक्ट्स डाला है। HDI स्टैंड फॉर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। HDI रैंक्स इन एबव टेबल आर आउट ऑफ 189 कंट्री। ये जो रैंकिंग देख रहे हैं ये टोटल 189 कंट्रीज का है। एंड लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ का क्या मतलब हो गया, इट सजेस्ट एवरेज एक्सपेक्टेड लेंथ ऑफ life of a person at the time of birth, right? Per capita income is calculated in dollars for all countries so that it can be compared. It also done in a way so that every dollar would divide the same amount of goods and services in any country. That is called as purchasing power parity. ठीक, जो लास्ट पॉइंट है वो है हमारा PPP, मीन्स $1 में हम लोग कितना सामान खरीद सकते हैं, इसका मतलब ये हुआ, ठीक है। अब इस डेटा से आपने देखा कि श्रीलंका एक काफी छोटा कंट्री, बट डेवलपमेंट HDI के हिसाब से इसका रैंकिंग काफी अच्छा है, ठीक है। अब पर कैपिटा इनकम देख ले अगर हम कुछ एक स्टेट्स का, हरियाणा देख रहा है, आप देख रहे हैं, आप वहीं पे केरला देख रहे हैं, बिहार भी देख रहे हैं, आप देखिए कितना बड़ा अंतर है पर कैपिटा इनकम के हिसाब से। अब अगर हम देख लें सम कंपेरेटिव डेटा ऑन हरियाणा, केरला एंड बिहार बेस्ड ऑन HDI, इनफैक्ट मोर्टेलिटी रेट, लिटरेसी रेट, और यहां पे बात करें नेट अटेंडेंस रेशियो एट स्कूल बिटवीन द एज ऑफ 14 to 15 ईयर्स, राइट। ये डेटा है 2013-14 का। हरियाणा में 33 बच्चा मर जाता था जन्म के टाइम आउट ऑफ 1000। लिटरेसी रेट 2011 का था 92 आउट ऑफ 100, ठीक है। यहां पे आप देख रहे हो 61, ठीक है, जो 61 बच्चे जो है स्कूल जा रहे हैं। केरला का देखिए कितना कम है, इनका देखिए लिटरेसी रेट, इनका देखिए नेट अटेंडेंस रेशियो कितना ज्यादा है, ठीक है। बिहार का देखिए 38, 62, 43। ये काफी, ये हमारे लाइफ के हर एक एस्पेक्ट्स को दिखा रहा ना, इसलिए हमारे लिए करेक्ट वे होगा इसको डिसाइड करना एज ए पैरामीटर, राइट। तो इसलिए हम लोग HDI को प्रीफर कर रहे हैं। इफ वी कंसिडर द एबव टू टेबल्स वी फाइंड दैट इन टर्म्स ऑफ ओनली पर कैपिटा इनकम हरियाणा इज अ डेवलप्ड स्टेट among the three. But when we consider infant mortality rate, literacy rate and net attendance ratio, Kerala is better placed and more developed among the three. अब देखिए यहां पे सीधा आपने कंपेयर किया हरियाणा का पर कैपिटा इनकम, जो कि बहुत ही ज्यादा आपको दिख रहा होगा। अगर हम यही बात करें हरियाणा, केरला, बिहार का किसके बेसिस पे, HDI के बेसिस पे, तो आप बिल्कुल सरप्राइज हो जाओगे। यहाँ पे आप देखेंगे केरला काफी ज्यादा फार मोर एडवांस्ड देन हरियाणा एंड बिहार इन ऑल दीज 3 स्फीयर्स, राइट। तो ये हमें क्या बताता है कि पर कैपिटा इनकम इज स्टिल नॉट वेरी मच गुड। फिर से एक बार हमें ये पता चल गया। इनकम एंड अदर क्राइटेरिया, सो व्हेन वी लुक एट इंडिविजुअल एस्पिरेशंस एंड गोल्स वी फाइंड दैट पीपल नॉट ओनली थिंक ऑफ बेटर इनकम बट ऑल्सो हैव गोल्स सच एज सिक्योरिटी, रिस्पेक्ट फॉर others, equal treatment, for freedom,
इक्वल ट्रीटमेंट एंड फ्रीडम एटसेट्रा, ये तो पर्सनल गोल्स हमने देखा ही। सिमिलरली व्हेन वी थिंक ऑफ अ नेशन और ए रीजन वी मे बिसाइड्स एवरेज इनकम थिंक ऑफ अदर इक्वल इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट्स ऑल्सो। तो हमें इंडिविजुअल और हमने देखा इंडिविजुअल और कलेक्टिव सॉरी नेशनल लेवल पे कैसे हमारे लिए जो डेवलपमेंटल गोल होते हैं वो डिसाइड किए जाते हैं बहुत सारे फैक्टर्स के थ्रू, और उसमें बहुत सारे फैक्टर्स को अगर हम एक साथ कंबाइन करेंगे तो आपने देखा कि हमारे पास इनकम भी हो गया, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट भी हो गया, एजुकेशन भी हो गया, लाइफ एक्सपेक्टेंसी जिसको हम बोल रहे हैं वो भी हो गया। तो बहुत सारे ऐसे एस्पेक्ट्स हो गए जो कि हमें एक कंप्रिहेंसिव वे में अगर देखें तो वो दोनों एस्पेक्ट्स को दिखा रहा है, लाइक क्वांटिटी ऑफ लाइफ और क्वालिटी ऑफ लाइफ, दोनों को दिखा रहा है वो, ठीक है ना। पब्लिक फैसिलिटीज की अगर हम बात करें, पब्लिक फैसिलिटीज आर द बेसिक फैसिलिटीज लाइक एजुकेशन, फूड, हेल्थ, इलेक्ट्रिसिटी, सैनिटेशन, सेफ ड्रिंकिंग वाटर, शेल्टर, सिक्योरिटी एटसेट्रा दैट आर गिवन कलेक्टिवली बाय द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के द्वारा ये दिया जाता है, ठीक ना, और इसी को हम बोलते हैं पब्लिक फैसिलिटी। और ये पब्लिक फैसिलिटी हमारा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर हो जाता है सोशलिज्म का। ये चीज आप ध्यान रखेंगे, आपको ये शायद याद होगा, जहां पे बहुत सारे पब्लिक फैसिलिटीज लोगों को गवर्नमेंट के द्वारा प्रोवाइड किया जा रहा है, वैसे फैसिलिटीज को हम लोग क्या बोलते हैं, सोशलिस्टिक फीचर्स, राइट। These facilities are important because money in pocket cannot buy all the goods and the services that you may need to live well। तो ये चीज हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि सारे जो फैसिलिटी देख रहे हुए आपके पास मनी होने के बावजूद भी नहीं मिल पाएगा, ऐसे केसेस में गवर्नमेंट इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती है और लोगों को प्रोवाइड कराती है, इसलिए ऐसे चीजों को हम बोलेंगे पब्लिक फैसिलिटीज। मनी कैन नॉट बाय वन अ पॉल्यूशन फ्री एनवायरमेंट, ये चीज आप ध्यान रखेंगे, और इंश्योर दैट वन गेट्स unadulterated medicines, right? Money may also not be able to protect one from infectious disease unless the whole of the community takes preventive steps, right? Public facilities are also required to provide basic health, educational facilities and public distribution system which is PDS। इसके बारे में आपने क्लास 9 में बात किया है, तो इसीलिए हम समझ सकते हैं कलेक्टिव, यहां पे हम लोग बात कर रहे हैं कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी की, कलेक्टिव डेवलपमेंटल गोल्स की, कलेक्टिव डेवलपमेंटल गोल्स की। जब भी हम इनके ऐसे गोल्स की बात करते हैं तो हमें एक सोसाइटी के तौर पे देखना पड़ता है कि हमारे लिए क्या किया जा सकता है, हम वहां पे किस चीज के बारे में बात कर सकते हैं। अगर हम बात करें एजुकेशन तो क्या सबके लिए वो इक्वली अवेलेबल है, क्या सैनिटेशन है सबके लिए अवेलेबल, क्या इन्फेक्शियस डिजीज तो स्प्रेड नहीं हो रहा। अगर इन्फेक्शियस डिजीज की बात करें तो मैं कितना भी अपने आप को कंट्रोल कर लूं, पैक कर लूं रूम में, और मेरे पूरे सोसाइटी में अगर कचरा बढ़ा हुआ तो मैं अपने आप को कभी भी सेफ नहीं कर पाऊंगा, ठीक है ना, सेव नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि हम जो बात कर रहे हैं ऐसे चीजों का वो अफेक्ट कर रहा है लार्ज स्केल पे। एज ए इंडिविजुअल पर्सन आई कैन गिव माई बेस्ट, बट सेम टाइम हमारे आसपास के सराउंडिंग्स भी हमें अफेक्ट करते हैं ना, तो हमें यहां पे बात करनी पड़ेगी कलेक्टिव डेवलपमेंटल गोल्स का, और इसलिए पब्लिक फैसिलिटीज गवर्नमेंट के द्वारा प्रोवाइड की जाती है, आर प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में बात कर रहे हैं। हम यहाँ पे सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में अगर बात करो तो इसको हम 3 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। पहला डेवलपमेंट ऑफ करेंट जेनरेशन, सेकेंड keeping resources available for future generation, और तीसरा चीज काफी महत्वपूर्ण हो जाता है, we will do all these things but keeping one thing in our mind that we will not quality of environment, ठीक है। ये 3 चीज अगर आप कंबाइन कर दे रहे हो तो ये हो जाएगा आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट। हम लोग
करेंट जनरेशन के जो भी नीड है, एस्पिरेशन है, उनको बिल्कुल फॉलो करेंगे, हम उसको स्टॉप नहीं करेंगे। सेम टाइम हमें यह भी एश्योर करना है कि जो भी रिसोर्स हम यूज कर रहे हैं आज, उसको एक्सप्लॉइट नहीं करना है, उसको हमारे आने वाले फ्यूचर के लिए बचा के रखना है। और इन सब के बीच जो भी हम ग्रोथ डेवलपमेंट कर रहे हैं वो इस तरीके का होना चाहिए कि जहां पे हम अपने एनवायरमेंट को पॉल्यूट ना करें, डिग्रेड ना करें। इन तीन चीजों को अगर आप कंबाइन कर देते हो तो हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट का डेफिनेशन रेडी है। इस डेवलपमेंट दैट मीट्स द नीड्स ऑफ द प्रेजेंट विदाउट कंप्रोमाइजिंग द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशन टू मीट देयर ओन नीड्स एंड विदाउट डिग्रेडिंग द क्वालिटी ऑफ आवर एनवायरमेंट। ये चीज अगर आप तीनों को कंबाइन कर देते हो तो हमारा बन गया सस्टेनेबल डेवलपमेंट। देखो यहां पे सोशल, एनवायरमेंट और इकोनॉमिक, तीनों चीज हम ध्यान में रख रहे हैं। यहां पे अगर इन तीनों को अगर कंबाइन कर देते हो तो इन सेंटर वी हैव अ वेरी नैरो जोन, ये हमारा सस्टेनेबल वे होगा हमारे डेवलपमेंटल गोल्स को हासिल करने के लिए। ये हमारे 17 गोल्स हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंटल गोल्स हैं, जो कि यूनाइटेड नेशन के द्वारा हाईलाइट किया गया है। एंड ईच एंड एवरी कंट्री हु आर द मेंबर्स ऑफ यूनाइटेड नेशन, दे आर हैविंग अ प्लान, दे हैव देयर ओन प्लान टू अचीव their goals related to these 17 developmental goals, right? गवर्नमेंट, यूनाइटेड नेशन ने क्लास आपने देखा होगा फर्स्ट चैप्टर में, इसके बारे में थोड़ा सा उन्होंने स्टेज डाला था कि ये जो डेवलपमेंटल गोल्स हैं डिसाइड किए गए हैं यूनाइटेड नेशन के द्वारा, पर इन पे काम करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो दी गई है हर एक कंट्री को अपने तरीके से दी गई कि आप इस चीज को मैनेज करो, बट क्या कैसे करोगे ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आप चूंकि इस पे एक इनिशिएटिव ले रहे हो, यही हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। अगर इस पे हम लगातार काम करते रहें तो डेफिनेटली देयर विल बी अ टाइम व्हेन वी विल अचीव ऑल ऑफ दीज 17 डेवलपमेंटल गोल्स। और ये हमारे लिए एक कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गया, एक इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी की हम यहां पे बात नहीं कर रहे हैं, राइट? वी हैव नॉट इनहेरिटेड द वर्ल्ड फ्रॉम आवर फोरफादर्स। ये बहुत ही बड़ा स्टेटमेंट है, वेरी नाइस स्टेटमेंट, वेरी नाइस कोट, इसको आप यूज कर सकते हैं आंसर राइटिंग के टाइम में। वी हैव नॉट इनहेरिटेड द वर्ल्ड फ्रॉम आवर फोरफादर्स, वी हैव बोरोड इट फ्रॉम आवर चिल्ड्रेन। जो रिसोर्स हम यूज कर रहे हैं, आज कर रहे हैं, आज हम अपने नीड को फुलफिल करने के लिए, ये हम अपने फ्यूचर जनरेशन के जो बच्चे रहेंगे उनसे हमने बोरो किया है। ऐसा नहीं कह सकते आप कि हमें हमारे फोरफादर्स ने दिया है। फोरफादर्स ने दिया तो है, हमारे लिए बचा के रखा था, तभी आज हम यूज कर रहे हैं। अगर आज हम ये इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को नहीं समझ पा रहे हैं तो फिर हम सबसे वर्स्ट लोग में से माने जाएंगे, सबसे वर्स्ट ह्यूमन सिविलाइजेशन में से माने जाएंगे, ठीक है ना? तो ये चीज हमें ध्यान रखना। इट मीन्स दैट रिसोर्सेज दैट यू आर यूजिंग today are not given to you by elder generation, they belong to the future generation, so we must use them in such a way that these are sufficient for the present as well as future. Just think that you are using something that is borrowed. आप समझ सकते हैं कितना बड़ा हमारे लिए एक बहुत सेंसिटिव मुद्दा हो जाता है। हम एक एग्जांपल ले रहे हैं, ग्राउंड वाटर इंडिया, ये हमारे केस स्टडी का पार्ट है, इसको आप ध्यान देंगे। केस स्टडी बेस्ड जो क्वेश्चन आते हैं यहां से आप देख सकते हैं। Recent evidence suggests that the groundwater is under serious threat of overuse in many parts of the country. About 300 districts have reported a water level decline of over 4 meters during the past 20 years. Nearly 1/3 of the country is overusing, right, their groundwater reserves. In another 25 years, 60% of the country would be doing the same if the present way of using this resource continues. Groundwater overuse is particularly found in the agriculturally prosperous regions of Punjab and Western UP, hard rock plateau areas of Central and South India, some coastal areas and the rapidly growing urban settlements also. यहाँ पे आप इन सारे क्वेश्चंस को देखिए। Why groundwater is overused? Can there be development without overuse? It can be, definitely it can be, but we have to understand this. We have to understand one thing, that development is only going to be there in a sustainable manner if an individual person is going to take responsibility of it, right? Otherwise there is no meaning in it, right? So why is groundwater is highly overused resource? आप देख सकते हैं ये आंसर है। आप ये केस बेस्ड स्टडी से रिलेटेड क्वेश्चन भी देख सकते हैं, ठीक है? अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं डेवलपमेंट का, रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल एनर्जी के फॉर्म में। ये हमारे सब जो देख रहे हैं ये हमारा एग्जांपल है, एग्जॉस्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, कैसे ये डिप्लीट कर रहा है। द वे वी आर यूजिंग दीज रिसोर्सेज, देयर विल बी टाइम इन फ्यूचर व्हेन ऑल ऑफ दीज conventional resources, non-renewable resources will be exhausted and we will have
नो अल्टरनेट्स द वे वी आर यूजिंग, राइट। तो ये सारे आप देख सकते हैं कि ये सब हमारे कंसिक्वेंसेस हैं। Consequences of environmental degradation do not respect national or state boundaries. This issue is no longer region or nation specific. Our future is linked together. कितना बड़ा पॉइंट यहाँ पे बताया गया, ठीक है। ये सारे पॉइंट्स आपको केस स्टडी में आ जाएंगे, ठीक है। ये था हमारा आज का कंटेंट। हमने इस चैप्टर को कंक्लूड किया। बेसिकली इस चैप्टर से हमारे सब्जेक्टिव एज वेल एज एमसीक्यूज में भी क्वेश्चन आते हैं, तो थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे ध्यान से, एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन को सॉल्व करें। कोई डाउट्स आता है यू कैन आस्क, you can feel free to ask, right? So thank you so much, take care, bye bye.